नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जावेद दर्शक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 पार्ट 4 करेंगे। फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट के बारे में चैप्टर है। इस लेक्चर में हम एक स्कीम देखेंगे जो कि है आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट आरडी। पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पर है। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होती है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरडीएस in order to deepen the government securities market and enable retail individual investor to participate in the process of nation building by giving them access to the government securities market, RBI launched its retail direct scheme RDS on 12th November 2021। क्या कहना चाहते हैं? तो the RDS retail direct scheme allowing individual investor to open a retail direct gilt account directly with the Reserve Bank of India to buy or sell these securities online without intermediary। तो भाई आरडीएस रिटेल डायरेक्ट स्कीम का सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे रिटेल यूजर थे, पहले म्यूचुअल फंड, बैंक वगैरह, इंश्योरेंस कंपनियां ये ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती थी, रिटेल इन्वेस्टर रह जाते थे। तो उसी के लिए विकल्प किया आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला कि हम आरडीएस स्कीम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाएगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को विथ आरबीआई। और इस अकाउंट की सहायता से आप आसानी से, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है आसानी से खरीद और बेच सकेगा क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। और फिर बीच में कोई इंटरमीडिएटरी और रहेगी नहीं। ऐसा नहीं कि प्राइमरी डीलर से खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं, सीधे आरबीआई से खरीदिए रिटेल इन्वेस्टर। उसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो वही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को और डीपेन करने के लिए इसमें खूब सारी ट्रांजैक्शन हो और साथ ही साथ रिटेल के इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं ये भी पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बेच के लिए। उसी प्रक्रिया के तहत रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई द्वारा लाई गई थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो उद्देश्य क्या है? मतलब आरडीएस स्कीम क्या है? मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ तो कैसे खरीद सकता हूँ? तो उसी के लिए भाई आरडीएस स्कीम लाई गई है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब इसमें हमें साइलेंट फीचर्स देखने हैं आरडीएस स्कीम के। तो ये 6 फीचर हैं जिनके बारे में हमें टोटल बात करनी है इस पूरे लेक्चर में। कौन कौन सी सिक्योरिटीज एलिजिबल हैं, स्कोप ऑफ स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा, इन्वेस्टर सर्विसेज क्या होंगी, फीस एंड चार्जेस क्या लगेंगे। तो ये सारी बातें हमें करनी। एक हर एक पॉइंट यहाँ पर एक हेडिंग है। जैसे सिक्योरिटीज एलिजिबल का मतलब है कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर क्या खरीद और बेच सकता है। अगर आपके पास आरडीएस स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, तो आरडीएस स्कीम में आप क्या खरीद बेच सकते हैं? तो आरडीएस वुड इनेबल रिटेल इन्वेस्टर टू बाई एंड सेल फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो इन 4 चीजों को खरीद और बेच सकता है। ट्रेजरी बिल खरीद बेच सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकता है। डेटेड सिक्योरिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डेट पड़ी होती है मेच्योरिटी की, राइट? हमने आपको दिखाया था 7.99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2028, याद है आपको? इस तरीके से 7.99 कूपन होता है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा सालाना, कूपन कितना मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटी है और 2028 में इसकी मेच्योरिटी है। डेटेड सिक्योरिटीज खरीद बेच सकता है। सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड को भी खरीदा बेचा जा सकता है आरडीएस स्कीम के तहत। और स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल को भी खरीदा बेचा जा सकता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ये 4 सिक्योरिटीज हैं फ्रेंड, जिनको खरीदा और बेचा जा सकता है इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा इस स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ स्कीम का स्कोप क्या है? तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम which provide the following facility to retail investor in government securities market through an online portal। तो रिटेल आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होती है जो रिटेल इन्वेस्टर को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। जैसे रिटेल इन्वेस्टर ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एक्सेस टू द प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जब प्राइमरी मार्केट में इश्यूएंस होगा, जब पहली बार इश्यूएंस होगा, तो उसका एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। एक्सेस टू द एनडीएस ओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग,
ये NDS-OM जो है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है। तो सेकेंडरी मार्केट में भी एक्सेस कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, प्राइमरी मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर पहली बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज पहले से मौजूद है, खरीद बेच होती है। NDS-OM उसी में यूज होता है, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। तो ये भाई स्कोप में इन्होंने बताया क्या क्या स्कोप रहने वाला है। तो भाई आप रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन इन्वेस्टर के तौर पर एलिजिबल है। तो पहला कंडीशन है भाई ए, रिटेल इन्वेस्टर, जैसा इस स्कीम में डिफाइन किया गया है, मेंटेन अ RDG अकाउंट इफ दे हैव द फॉलोइंग, मतलब कहने का रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होती है हमारी, उसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं बशर्ते उनका RDG अकाउंट हो, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा रूपी सेविंग अकाउंट उनके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ना कोई किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास में 6 में से कोई भी एक वैलिड जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OBD होनी चाहिए KYC पर्पज के लिए। 6 में से कोई एक वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर, जो नॉन रेजिडेंट यानी NRI हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो भी एलिजिबल होते हैं इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर जो एलिजिबल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अंडर फेमा एक्ट, वो भी RDS स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ओके, यानी NRI भी यूज कर सकता है इसे। RDG अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, कैन बी ओपन सिंगली आर जॉइंटली विथ अनदर रिटेल इन्वेस्टर हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर आप रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो अकेले भी खोल सकते हैं, जॉइंट भी दूसरे रिटेल इन्वेस्टर के साथ में जॉइंटली भी इसे ओपन किया जा सकता है। फिर आ जाती है बात प्रोसीजर की। प्रोसीजर से पहले हम बार देख लेते हैं। तो देखो हमने देखा भाई कि RDS रिटेल डायरेक्ट स्कीम गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटी की खरीद और बेच जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमारे जैसे आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कर सकें, उसी के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई गई थी। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में व्यक्ति को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एक अकाउंट खोलने का मौका दिया जाता है, जिसे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बोलते हैं। और ये RBI के साथ अकाउंट खोला जाता है और इसकी सहायता से, इस अकाउंट की सहायता से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं होती है। साइलेंट फीचर में ये सारी चीज़ें देखनी, उसमें पहला था कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा सकती हैं RDS स्कीम में, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो भाई ट्रेजरी बिल खरीदे बेचे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटी खरीदी बेची जा सकती है, तो सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड खरीदे बेचे जा सकते हैं, और SDL यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। स्कीम के स्कोप की अगर मैं बात करूं कि भाई इस स्कीम में क्या स्कोप है, तो RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का मौका ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू दिया जाता है। इसके तहत वो ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट को। प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेस उनको दिया जाता है, सेकेंडरी मार्केट का भी एक्सेस NDS-OM के थ्रू यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के थ्रू दिया जाता है। एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर में कौन एलिजिबल होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल होते हैं जिनके पास में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है। उसके अलावा उनके पास में कोई ना कोई इंडिया में रूपी अकाउंट होना चाहिए सेविंग का, पैन नंबर होना चाहिए परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हो, कोई ना कोई 6 में से एक वैलिड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट KYC के पर्पज के लिए होना चाहिए, वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर फेमा एक्ट। तो फेमा एक्ट के तहत अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर अगर एलिजिबल हैं, तो RDS स्कीम रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत भी आप एलिजिबल होते हैं। RDG रिटेल डायरेक्ट गिल अकाउंट जो होता है, वो सिंगली भी ओपन किया जा सकता है और जॉइंटली भी अदर इन्वेस्टर के साथ ओपन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर की बात करेंगे। में रजिस्ट्रेशन आता है, प्रोसीजर यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, तो बहुत ही मतलब जेनरिक सी बातें हम करेंगे। जेनरिक मतलब होता है कि ऐसे कॉमन सी बात कि हाँ वेबसाइट पर जाओगे, लॉगिन करोगे, ईमेल आएगा, ईमेल पर OTP आएगा, लाइक दैट, इस तरीके की बातें करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में इन्वेस्टर कैन रजिस्टर ऑन ऑनलाइन पोर्टल बाय फाइलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म एंड यूज द OTP रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID टू ऑथेंटिकेट द एंड सबमिट द फॉर्म। मतलब
वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे, ओटीपी आएगी, ईमेल पर आएगी, मोबाइल नंबर पर आएगी, उससे सबमिट करके ऑथेंटिकेट करेंगे। इंस्ट्रक्शन इशूड अंडर आरबीआई का केवाईसी गाइडलाइन के तहत जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें एडहर किया जाना चाहिए जब भी इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। तो अगर इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड किया जाना, किसी इन्वेस्टर को हम इस स्कीम में अलाउ कर रहे हैं, तो केवाईसी को फॉलो किया जाना जरूरी है। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट will be opened and details of accessing the online portal will be conveyed through SMS email। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका RDG अकाउंट यानी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल दिया जाएगा, और उसको कैसे इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आपको SMS और ईमेल के थ्रू भेज दी जाएंगी। RDG account shall be available for primary market participation as well as secondary market transaction on the NDSOM। तो ये जो आपका रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है, ये आपको प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए भी अवेलेबल रहेगा और सेकेंडरी मार्केट में भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं NDSOM के थ्रू। ठीक है, अब उसी में देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये है पॉइंट नंबर 1 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट उसी क्रम में हम चल रहे हैं, फिर पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, लेकिन ये प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। जब आप पहुंचोगे यहाँ पर 8वें पॉइंट पर, तो वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन से, मतलब हेडिंग इन्होंने डाल दी है, बाकी सारा का कुछ चल क्या रहा है प्रोसीजर के बारे में, सारा क्या चल रहा है प्रोसीजर के बारे में, बस इन्होंने हेडिंग बना दी कि ये प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन के बारे में है। तो चौथा है इसमें, पार्टिसिपेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विल बी एज पर नॉन कम्पिटिटिव स्कीम फॉर पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन फॉर सोवरजीन गवर्नमेंट बॉन्ड इशुएंस। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसका पार्टिसिपेशन और अलॉटमेंट जो सिक्योरिटीज की होगी वो नॉन कम्पिटिटिव स्कीम के तहत होगी। जैसा कि प्राइमरी ऑक्शन किया जाता है जब भी गवर्नमेंट से, नॉन कम्पिटिटिव स्कीम के थ्रू उसको करा जाता है। ठीक है, तो उसमें नॉन कम्पिटिटिव स्कीम में कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं आप, भाई हम बता देते हैं हमें कितने रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, हम प्राइस वगैरह नहीं वहाँ पर डिक्टेट करते, तो वही नॉन कम्पिटिटिव स्कीम के तहत आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा यहाँ पर। और सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड के लिए अलग तरीका होता है, एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन फॉर SGB इशुएंस, यानी कि सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड इशू करने का तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई ये डिसाइड करता है कि भाई हमारे पास जो गोल्ड है मौके पर उसका रेट क्या चल रहा है। मान लो सरकार ने कहा कि भाई 13,000 का रेट चला, तो उन्होंने सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड का रेट 13,000 पर ग्राम रख दिया। ठीक है, 13,000 पर ग्राम रख दिया। अब आप अपनी तरफ से बताओ तुम्हें कितने ग्राम खरीदने हैं, ये हो जाता है। वहाँ नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग और ये सारी चीज़ों का मुद्दा नहीं रहता। ओनली वन बिड पर सिक्योरिटी इज परमिटेड। यहाँ पर जो हम यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव स्कीम में बिडिंग कर रहे हैं, तो पर सिक्योरिटी ओनली वन बिड इज अलाउड। एक सिक्योरिटी पर एक बिड आप कर सकते हैं। ऑन सबमिशन ऑफ द बिड द टोटल अमाउंट पेबल विल बी डिस्प्लेड। जब आप सबमिट करेंगे बिड तो वहाँ पर दिखाया जाएगा टोटल अमाउंट आपको कितनी करनी है। अब पेमेंट कैसे करी जाएगी, द पेमेंट टू द एग्रीगेटर आर रिसीविंग ऑफिस कैन बी मेड थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग तरीका है। मतलब कुछ तरीके दे रखे हैं कि जो आपको पेमेंट करनी है वो एग्रीगेटर या रिसीविंग ऑफिस को, एग्रीगेटर मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वगैरह यहाँ पर एग्रीगेटर का काम करते हैं। ओके, यानी कि आरबीआई खुद अपने पास पैसे नहीं इकट्ठा करती है, CCIL को लगा रखा है कि तुम सबसे पैसे इकट्ठा करो, एग्रीगेटर का काम करो, सबका इकट्ठा करो और फिर मुझे दो। ठीक है, तो वही बोल कि पेमेंट जो एग्रीगेटर या रिसीविंग ऑफिस को करनी है उसका तरीका इन्होंने दिया हुआ है A, B एंड C, नहीं 2 तरीके दिए हुए हैं। इन्होंने बोला कि 2 तरीके अवेलेबल हैं अगर आपको पेमेंट करनी है, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग द नेट बैंकिंग UPI फैसिलिटी फ्रॉम द लिंक्ड बैंक अकाउंट वेयर बाई फंड्स विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स ऑन द पोर्टल। तो इन्होंने बोला कि भाई नेट बैंकिंग UPI फैसिलिटी, ठीक है, यूज करके आपका जो लिंक बैंक अकाउंट है वहाँ से फंड आपके डेबिट हो जाएंगे जैसे ही आप बिड सबमिट करेंगे पोर्टल पर। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है यूजिंग द UPI ब्लॉक फैसिलिटी। इसको फैसिलिटी UPI फैसिलिटी नहीं, UPI ब्लॉक फैसिलिटी बोलेंगे। वेयर बाई फंड्स इन द लिंक्ड अकाउंट बैंक अकाउंट कैन बी ब्लॉक्ड at the time of submission of the bids on the portal which will be debited from this account on successful allotment of इन द ऑक्शन। मतलब कहना है यूपीआई ब्लॉक्ड फैसिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर पैसा आपके खाते से तुरंत नहीं कटता है बल्कि आपके खाते में ब्लॉक कर लिया जाता है यूपीआई के थ्रू। और जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल, तो अलॉटमेंट के समय जब सेटलमेंट होगा तब आपके खाते से पैसा कटेगा और आपको सिक्योरिटी आपके खाते में डाल दी जाएगी। खाते में कौन, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में आपके डाल दी जाती है। सिमिलर फैसिलिटी थ्रू बैंक विल बी मेड अवेलेबल इन द ड्यू कोर्स। मतलब बोलते हैं कि जैसे यूपीआई में ब्लॉक करने की फैसिलिटी दी जा रही है, ऐसे ही आपके
यूपीआई नेट बैंकिंग वगैरह में भी सेम फैसिलिटी कुछ समय में अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके हो गए यहाँ पर हमारे पास। फिर आता है रिफंड इफ एनी विल बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट एज पर टाइमलाइन स्पेसिफाइड बाय द एग्रीगेटर। अगर किसी तरीके कोई रिफंड की बात है, जैसे पैसा कट गया आपके खाते से नेट बैंकिंग से और आपको अलॉटमेंट नहीं हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो रिफंड होगा, तो रिफंड आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा और उसकी टाइमलाइन सीसीआईएल यानी एग्रीगेटर के द्वारा बताया जाएगा कि हाँ कितने समय में हम वापस करने वाले हैं। Allotted securities will be issued to the investor by credit to their RDG account on the day of settlement। तो जो अलॉटेड सिक्योरिटीज है, जो भी आपको सिक्योरिटीज मिली हैं खरीदने मतलब बिड में, वो आपको अलॉट कर दी जाएंगी। कैसे? आपके आरडीजी अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी सेटलमेंट के दिन पर, जब भी सेटलमेंट होगा। ठीक है, फिर आ जाती है सर सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन एनडीएस-ओएम के बारे में। यहाँ पर हम 8वें पॉइंट पर हैं, प्रोसीजर में ही 8वें पॉइंट पर हैं और यहाँ पर बात हो रही है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन, जो कि एनडीएस-ओएम यानी कि एनडीएस-ओएम के थ्रू यहाँ पर हम इसे एक्सेस करते हैं। negotiated dealing system order matching। Registered investor can access the secondary market transaction link on the online portal to buy or sell government securities through the NDS-OM odd lot segment या RFQ। तो ये बोलते हैं जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, अगर वो सेकेंडरी मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगी। उस लिंक से बाई और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को NDS-OM के थ्रू। अब यहाँ पर ऑड लॉट सेगमेंट से कर सकते हैं, आरएफक्यू से कर सकते हैं। ये क्या वाला है तो उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। ये मैं पहले ऑड लॉट के बारे में बताता हूँ, फिर आरएफक्यू भी देखें। ऑड लॉट्स क्या होता है? इन द होलसेल बॉन्ड मार्केट मैसिव इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लाइक बैंक एंड म्यूचुअल फंड ट्रेड इन स्टैंडर्ड लॉट्स व्हिच जनरली हैव अ मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज ऑफ 5 करोड़। ये बोलते हैं कि भाई बॉन्ड की जो होलसेल मार्केट होती है, वहाँ पर बड़े प्लेयर खेलते हैं और वो स्टैंडर्ड लॉट में खेलते हैं और स्टैंडर्ड लॉट का मिनिमम साइज 5 करोड़ का। मिनिमम साइज कितने का है? 5 करोड़ का। बिकॉज़ रिटेल इन्वेस्टर डील इन मच स्मॉलर अमाउंट। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बेचारे छोटे अमाउंट में जैसे 10,000 रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके ट्रेड को जो है क्लासिफाई किया जाता है एज ऑड लॉट्स। ठीक है, यानी कि 5 करोड़ एंड अबव में अगर जो है ट्रांजेक्शन की जा रही है तो उसे स्टैंडर्ड लॉट बोला गया और कम अमाउंट वालों को ऑड लॉट बोल दिया गया कि भाई ये ऑड लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ। एक और भी बताया था उन्होंने, आरएफक्यू भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ऑड लॉट्स की बात की थी। आरएफक्यू होता है रिक्वेस्ट फॉर कोट्स। रिक्वेस्ट फॉर कोट्स आरएफक्यू के थ्रू भी ट्रांजेक्शन करी जा सकती है। तो समटाइम्स द ऑड लॉट segment might not have enough active buyers or seller for the exact bond you want to trade at exact moment। मतलब क्या होता है कि आप 10,000 या ऐसे 50,000 ऐसे अमाउंट में अगर आप डील करना चाहते हैं तो उस समय हो सकता है इतने एक्टिव बायर्स और सेलर्स ना हो कि जितने बॉन्ड आपको चाहिए उस समय वो मिल पाएँ। तो ऐसे में इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड वेटिंग फॉर रैंडम बायर टू अपीयर, मतलब हम एक ऑर्डर देते हैं कि हमें 100 जो है बॉन्ड खरीदने हैं और हम फिर वेट करें कि कोई 100 बॉन्ड का एक रैंडम बायर आए, उससे अच्छा यू यूज आरएफक्यू सिस्टम टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट अ कोट। तुम सीधे ही रिक्वेस्ट पर कोट करते हो कि हमें 100 बॉन्ड बेचने हैं, ऐसे सीधे रिक्वेस्ट करते हो। हम इंतजार नहीं करते कि हमने ऑर्डर प्लेस किया और इंतजार कर रहे हैं, नहीं, हम सीधे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 100 जो है 100 बॉन्ड बेचने हैं, आप मुझे जो है कोट दीजिए, रेट दीजिए। तो यहाँ पर बात सर हमारी हो गई थी किसके बारे में? सारी बातें कर ली। अब इसकी इन्वेस्टर के बारे में बात की थी, प्रोसीजर से हमें बात करनी थी। प्रोसीजर में हमने रजिस्ट्रेशन में देखा, बोले कि भाई इन्वेस्टर को ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा, डिटेल भरनी पड़ेगी, ओटीपी आएगी ईमेल पर और फिर ऑथेंटिकेशन होगा। केवाईसी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, ये नेसेसरी होता है। सक्सेसफुल अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं वेबसाइट पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में, तो आपको एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बन करके आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसकी डिटेल आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो है प्राइमरी मार्केट के भी अवेलेबल रहता है, सेकेंडरी मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। प्राइमरी मार्केट में अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो जो भी पार्टिसिपेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग स्कीम के तहत होती है प्राइमरी मार्केट में, और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड अपने गाइडलाइन के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं। केवल एक ही बिड पर सिक्योरिटी परमिटेड होती है। सबमिट जब आप बिड सबमिट करते हैं तो टोटल अमाउंट दिखाई जाती है। अब जो पेमेंट है, टोटल अमाउंट पे करने के 2 तरीके दिए इन्होंने। एक तो नेट बैंकिंग यूपीआई फैसिलिटी, जिसमें खाते से पैसा तुरंत ही डेबिट हो जाता है, कट जाता है।
दूसरा तरीका है यूपीआई ब्लॉकेज की फैसिलिटी, जहाँ पर यूपीआई की ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर लिया जाता है। मतलब कहने का कि यूपीआई से आपका पैसा आपके खाते में ब्लॉक कर लिया जाता है, लेकिन डेबिट नहीं होता। डेबिट तब होता है जब आपको सक्सेसफुली जो है सिक्योरिटी अलॉट कर दी जाती है। और इसी तरीके जैसे ये ब्लॉक करने की फैसिलिटी ये नेट बैंकिंग में भी आने वाले समय में अवेलेबल होगी। किसी भी तरीके का अगर रिफंड की ज़रूरत है कि आपको सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई, पैसा डेबिट हो गया, तो वो पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाता है एज़ पर एग्रीगेटर की गाइडलाइन, जैसा वो टाइमलाइन बताएगा। ठीक है, अलॉटेड सिक्योरिटी जो है सेटलमेंट के डे पर आपके खाते में क्रेडिट हो। तो कहाँ क्रेडिट होती हैं? आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाती हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रांजेक्शन की जा सकती है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अगर चाहें तो एनडीएस ओएम की सहायता से, जिसकी लिंक उस वेबसाइट पर दी हुई होती है, बाई और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आर्ड लॉट में या आरएफक्यू के थ्रू। आर्ड लॉट का मैंने बताया कि भाई स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 5 करोड़ एंड अबव की बोली लगाना, आर्ड लॉट का मतलब छोटे अमाउंट में डील करना होता है। आरएफक्यू मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोट होता है, यानी कि हम यहाँ पर वेट नहीं करते, ऑर्डर प्लेस करके वेट नहीं करते, बल्कि हम सीधे कोट मांगते हैं कि मुझे 100 जो है सिक्योरिटी 100 सिक्योरिटीज बेचनी है, आप मुझे कोट दीजिए। बाई ट्रांजेक्शंस पर आ गए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 11 है हमारा। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो अगेन वही बात है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करना चाहते हैं तो पेमेंट करने के लिए तरीके क्या हैं? तो ए तरीका नंबर ए है, बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग आवर्स आर ड्यूरिंग द डे द इन्वेस्टर शुड ट्रांसफर फंड टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एनडीएस ओएम यूजिंग नेट बैंकिंग यूपीआई फ्रॉम द लिंक बैंक अकाउंट। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि भाई दिन की शुरुआत हो, ट्रेडिंग की शुरुआत हो, या पूरे दिन के दौरान जब आपको समय लगे, आप अपने खाते से पैसा उठा करके सीसीआईएल के अकाउंट में, डेजिग्नेटेड अकाउंट में डाल दीजिए। बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांसफर सक्सेस मैसेज अ फंडिंग लिमिट बाइंग लिमिट विल बी गिवन फॉर द प्लेसिंग बाइंग ऑर्डर। मतलब जैसे जीरोधा में आप पैसे ऐड करते हैं, 50,000 आपने डाले, तो वहाँ दिखाता है कि 50,000 की आपकी बाइंग लिमिट आपके पास अवेलेबल हो गई है, जिससे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन, अब जब दिन खत्म होगा तो अगर कोई एक्सेस फंड जो है आपका पड़ा रहेगा उसमें खाते में, तो वो आपके खाते में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहें तो यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, यूजिंग यूपीआई फैसिलिटी, जहां पर फंड इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट कैन बी ब्लॉक्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर व्हिच विल बी डेबिट फ्रॉम दिस अकाउंट ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। मतलब यहाँ पर यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी यूज करिए, जिसमें जो आपका लिंक खाता है, ध्यान दीजिएगा, लिंक खाता ही यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने सोचा कि मेरा पीएनबी वाला जो अकाउंट है उसी से मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो अब मैं सिर्फ पीएनबी वाले खाते को ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसको लिंक कर रखा है। मान लीजिए मेरे पास 4 अकाउंट हैं, तो सिर्फ जो लिंक खाता है उसी से ही सारा काम हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए बार-बार जो है लिंक्ड बैंक अकाउंट की बात करते हैं। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि अगर यूपीआई फैसिलिटी यूज करेंगे तो आपका अकाउंट में पैसा उतना ब्लॉक हो जाएगा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, और सेटलमेंट के दिन पे वो डिडक्ट हो जाता है। और ऐसी ही सिमिलर फैसिलिटी आने वाले समय में नेट बैंकिंग वगैरह में भी अवेलेबल होगी। सिक्योरिटीज परचेज विल बी क्रेडिटेड टू द आरडीजी अकाउंट ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। जब भी सेटलमेंट होगा तो आपकी जो सिक्योरिटीज आपने खरीद रखी है वो आपके खाते में आ जाएंगी। अब आती है सर सेल ट्रांजेक्शन, बेचने की ट्रांजेक्शन। तो सिक्योरिटीज आइडेंटिफाइड फॉर सेल विल बी ब्लॉक्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टिल द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो जो सिक्योरिटी जो भी आपने बेचने के लिए आइडेंटिफाई किया कि हाँ मुझे 100 सिक्योरिटीज 100 ट्रेजरी बिल बेचने हैं, तो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ताकि आपने ब्लॉक कर दिया ताकि कोई और ना खरीद सके। नहीं तो पता चला आपने ब्लॉक नहीं किया तो वो इसको बेचने के लिए रखा हुआ है और कोई और खरीद ले गया, फिर आप दूसरा भी उसको खरीदने के चक्कर में लगाओ। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटीज आप सोचते हैं कि मुझे 100 ट्रेजरी बिल बेचना है, तो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक के लिए फंड्स फ्रॉम द सेल ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिटेड टू द लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। मतलब बेचने पर आपको पैसे मिलेंगे, वो पैसा आपको डे ऑफ सेटलमेंट में आपके खाते में आ जाता है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट 13वां है नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन या वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन। नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन या वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन, जिसे वीएफटी कहते हैं। क्या होता है? ट्रांजेक्शन परमिटेड अंडर वीएफटी गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई ऑन नवंबर 16 2018 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एप्लीकेबल टू द रिटेल इन्वेस्टर विल बी एप्लीकेबल अंडर द स्कीम। मतलब कह रहे हैं कि भाई वीएफटी की जो गाइडलाइन है वो अवेलेबल रहेंगी इस स्कीम में, वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन की गाइडलाइन इसमें अवेलेबल रहेंगी। फॉर सच पर्पज द इन्वेस्टर शुड सबमिट एप्लीकेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। और अगर आप वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टर को एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा। तो इन्होंने केवल कहानी बताई, असलियत में वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन क्या होती है उसको हम समझेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पर स्टार लगा है, यानी ये एडिशनल है, बुक के बाहर की चीज़ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन
अपने समझने के लिए जरूरी है। तो वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन क्या होती है? इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड व्हेन बॉन्ड मूव्स फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर, मनी यूजुअली मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यही है कि अगर ए के खाते से अगर बॉन्ड जो है बी के खाते में जाएगा, तो रुपया जो है बी के खाते से ए के खाते में आता है। करेक्ट है ना? बॉन्ड ए से बी के पास जाएगा, रुपया बी से ए के पास जाएगा। नॉर्मली यही होता है, ठीक है। बट व्हाट इफ नो मनी इज चेंजिंग हैंड्स? लेकिन क्या हो अगर मनी चेंज ही ना करे हैंड, यानी सिर्फ बॉन्ड ट्रांसफर हो, पैसे नहीं, रुपए का आदान प्रदान ना हो, दैट इज वेयर वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन बीएफटी कम इन। यहीं पर ही वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन का मोल मतलब भाव वैल्यू आ जाती है। अब वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, यानी वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन वही है जैसा सुनाई देती है कि वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें कोई वैल्यू नहीं होती इस ट्रांजेक्शन में। इट इज द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग कैश पेमेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द आरबीआई क्लियरिंग सिस्टम। द बॉन्ड मूव बट द मनी डज नॉट। ठीक है, तो वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ए के पास बॉन्ड थे 100, उसने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिए, बी को दे दिए कि भाई मेरे पास एक ए के पास बॉन्ड थे, बी को गिफ्ट कर दिए, तो बॉन्ड चला गया, 100 बॉन्ड्स गॉन फ्रॉम हियर टू हियर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली गई, लेकिन बी ने ए को कोई पैसा नहीं दिया, तो वो है वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन। ठीक है, वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन। फिर आ जाता है इन्वेस्टर सर्विस, 5वां पॉइंट है। बाई ट्रांजेक्शन से देख लेते हैं। तो बाई ट्रांजेक्शन से हमने देखा कि भाई पेमेंट, बाई खरीदने के लिए पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे कर सकते हैं कि जब भी दिन की शुरुआत हो, ट्रेडिंग की शुरुआत हो, उस समय या ड्यूरिंग द डे आप जब चाहें तो अपने लिंक खाते से फंड ट्रांसफर कर दें सीसीआईएल के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, और उसी जितना आप खाते में डालते हैं उसी के आधार पर आपको एक बाइंग लिमिट असाइन कर दी जाती है, जिससे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एंड ऑफ द सेशन दिन का जब खत्मी हो, मतलब जब दिन समाप्त होने वाला होता है, तो जो भी एक्स्ट्रा फंड जो है सीसीआईएल के अकाउंट में पड़ा होगा वो आपको वापस कर दिया जाता है, वो सीसीआईएल अपने पास उसे रखता नहीं है। यूपीआई फैसिलिटी की बात करें अगर हम, तो यूपीआई में ब्लॉक का कॉन्सेप्ट होता है, यूपीआई ब्लॉक्ड फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि खाते को डेबिट कर लिया जाता है, मतलब खाते को डेबिट कब किया जाएगा? जब ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। अभी क्या हुआ कि आपने ऑर्डर प्लेस किया तो सिर्फ आपके खाते में उतना पैसा फ्रीज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। मान लो 20 लाख का ऑर्डर डाल रहे हैं तो 20 लाख रुपए आपके खाते में ब्लॉक कर दिए गए। अब उसके बाद में जिस दिन अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉट हो गई तो 20 लाख आपके खाते से डेबिट होगा और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएंगी। कोई बताया कि जो है सिक्योरिटीज परचेज आपके क्रेडिट हो जाती है कहाँ पर? आरडीजी अकाउंट में। ठीक, आरडीजी अकाउंट डे ऑफ सेटलमेंट को आ जाती हैं। सेल ट्रांजेक्शन में जितनी सिक्योरिटीज आप बेचना चाहते हैं उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो वो ब्लॉक कर दी जाती हैं जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब तक जो है ट्रेड का सेटलमेंट ना हो तब तक वो ब्लॉक ही रहती है। ठीक है, सेल ट्रांजेक्शन से जो भी फंड आएगा वो आपके खाते में डे ऑफ सेटलमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर हमने देखा कि नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन या वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन, तो ये नॉन ट्रेड यानी इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन इस स्कीम में अवेलेबल होती हैं, और इसके लिए जो है इन्वेस्टर को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर देना पड़ता है। वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन में हमने आपको बताया कि मनी जो है मतलब बॉन्ड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, लेकिन पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं जाता है, तो उसे ही वैल्यू फ्री ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब आता है सर इसमें 5वां जो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम में 5वें पॉइंट है इन्वेस्टर सर्विस। तो इन्वेस्टर को क्या-क्या सर्विसेज मिलती हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम? तो रजिस्टर इन्वेस्टर कैन यूज द ऑनलाइन पोर्टल फॉर फॉलोइंग इन्वेस्टर सर्विसेज। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा, आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको प्लेज और लियन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको गिफ्ट ट्रांजेक्शन अलाउ होंगी, आपको ग्रेवियंस रेडर्सल की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ तक कि ये 5 चीज़ें मिलेंगी। फीस एंड चार्जेस अगला पॉइंट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या-क्या है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम में अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आप पोर्टल से। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड बैलेंस पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटीज होल्डिंग इन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड। तो आपने कौन-कौन सी ट्रांजेक्शन कर रखी है, बैलेंस कितना है आपके रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इस ऑनलाइन पोर्टल से। ऑल ट्रांजेक्शन अलर्ट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ईमेल और एसएमएस। आपको ईमेल और एसएमएस भी आते हैं ट्रांजैक्शन अलर्ट के। नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यस, नॉमिनेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डुली साइंड कैन बी फिल्ड अप एंड अपलोडेड। मतलब आपको नॉमिनी, किसी को नॉमिनी बनाना है तो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, फिल करिए और साइन करके अपलोड कर दीजिए। मैक्सिमम 2 नॉमिनी अलाउ होते हैं यहाँ पर। और मान लीजिए जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, उस अगर किसी केस में डेथ कर जाता है जो रजिस्टर्ड यूजर है, तो जो भी सिक्योरिटीज उस इन्वेस्टर के खाते में
रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें? उसके जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके लिए उसे डेथ सर्टिफ़िकेट देना होगा और ट्रांसमिशन फॉर्म भर के देना होगा। 2 चीज़ें वो भर के देगा कि भाई मैं नॉमिनी हूँ और मेरे फ़ादर ने मान लीजिए या ग्रैंडफ़ादर ने मुझे नॉमिनी बना रखा था, तो उनकी जब डेथ होती है, तो मैं उनका डेथ सर्टिफ़िकेट में ग्रैंडफ़ादर का और ट्रांसमिशन फॉर्म दे दूँगा। तो सारी की सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो अपनी अ, जो भी सिक्योरिटी ग्रैंडफ़ादर के पास थी, वो सारी की सारी मेरे पास चली आएँगी और यहाँ पर जो है द वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन हम पीएफटी पीएफटी करेंगे ना, वैल्यू फ्री ट्रांसफ़र होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो है यह ट्रांज़ैक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे का लेन-देन नहीं होगा। प्लेज और लियन सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन आरडीजी अकाउंट विल बी अवेलेबल फॉर प्लेज एंड लियन। तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में जो भी सिक्योरिटी अवेलेबल है, उनको आप बैंक में प्लेज कर सकते हैं, लियन करवा सकते हैं और लोन वगैरह ले सकते हैं। गिफ्ट ट्रांज़ैक्शन की जा सकती है। तो रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर विल हैव एन ऑनलाइन फैसिलिटी टू गिफ्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अदर रिलेटेड रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर। अगर आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो आप किसी दूसरे इन्वेस्टर को या किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं। क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और यहाँ पर जब आप देखिए जब गिफ्ट आप करेंगे गिफ्ट ट्रांज़ैक्शन तो वहाँ पर यू कैन यूज़ वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन वीएफटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू ट्रांसफर द बॉन्ड टू देयर अकाउंट एंड बिकॉज़ इट इज़ अ गिफ्ट दे डोंट पे यू फॉर इट, है ना? मतलब यहाँ पर वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है ये अपने आप में, स्टार लगा हुआ है मैंने जोड़ा हुआ है। गिफ्ट जब आप करते हैं मतलब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो वहाँ वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन आप यूज़ करते हैं। वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन या वैल्यू फ्री ट्रांसफर के वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन हो रही है क्योंकि आपने गिफ्ट किया है। इवन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी जब आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी में भी जब डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर भी वैल्यू फ्री ट्रांज़ैक्शन ही होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, वो दूसरे के खाते में चली गई लेकिन पैसे ने हैंड हैंड मतलब जो है हैंड चेंज नहीं किया। ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी ग्रीवियंस मतलब जो भी आपका दुखड़ा है, जो भी आपकी तकलीफ है, परेशानी है, उसका भी यहाँ पर समाधान किया जाता है। एनी क्वेरी और ग्रीवियंस रिलेटेड टू रिटेल डायरेक्ट स्कीम कैन बी रेज्ड ऑन द पोर्टल व्हिच विल बी हैंडल्ड रिजॉल्व्ड बाय द पब्लिक डेट ऑफिस मुंबई आरबीआई। तो अगर आपका कोई समस्या है, जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची लेकिन पैसा नहीं आया, इस तरह की कोई ग्रीवियंस या कोई कंसर्न है, तो आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत पोर्टल पर उस ग्रीवियंस को रेज़ कर सकते हैं और इसको पब्लिक डेट ऑफिस मुंबई द्वारा रिज़ॉल्व किया जाएगा। पब्लिक डेटा ऑफिस ही वो ऑफिस है जहाँ से जो है फ्रेंड्स हमारी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इश्यू किया जाता है। ठीक है? ये बातें हो गई सर हमारी। हमने यहाँ पर देखा भाई कि इन्वेस्टर क्या-क्या सर्विसेज़ अकाउंट का स्टेटमेंट मिल जाता है, नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलती है। 2-2 नॉमिनी यहाँ पर मैक्सिमम 2 नॉमिनी हो सकते हैं। डेथ हो जाती है अगर इन्वेस्टर की, तो जो भी उसका नॉमिनी है वो डेथ सर्टिफिकेट और ट्रांसमिशन फॉर्म भरेगा तो काम करेगा। प्लेज और लियन करने की फैसिलिटी होती है। आरडीजी अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको प्लेज करवाया जा सकता है बैंक में, लोन लिया जा सकता है। आप जो है इस अ, फैसिलिटी मतलब इस स्कीम में गिफ्ट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और अगर आपका कोई दुखड़ा है, कोई ग्रीवियंस है तो उसको भी समाधान करवा सकते हैं। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट हमारा फीस एंड चार्जेज़ एंड चार्जेज़ फीस एंड चार्जेज़ नो फीस विल बी चार्ज्ड फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। तो आरडीजी अकाउंट खोलने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है आरबीआई द्वारा। नो फीस विल बी चार्ज्ड बाय द एग्रीगेटर फॉर सबमिटिंग बिड्स इन द प्राइमरी ऑक्शन। एग्रीगेटर मैंने आपको बताया था, सीसीआईएल वगैरह को लिख सकते हैं, क्रेडिट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो कोई भी फीस सीसीआईएल चार्ज नहीं करेगा, एग्रीगेटर चार्ज नहीं करेगा जब भी आप बिड सबमिट करते हैं। अकाउंट खोलने, मेंटेन करने में कोई चार्ज नहीं, बिड सबमिट करने में कोई चार्ज नहीं। फीस फॉर पेमेंट गेटवे एज एप्लीकेबल विल बी बोर्न बाय द रजिस्टर्ड यूजर। अब भाई पेमेंट करते समय जो पेमेंट गेटवे का अगर खर्चा लगता है, तो वो जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर को उसको बियर करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारी बात खत्म हो जाती है, ये पूरी स्कीम भी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।